हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। आज का क्लास तो आपको पता है, मैं अगले भी बता के रखा था कि ये वाला सेशन आपका मशीन चैप्टर का रहेगा। अगला जो लगातार सेशन गया था वो आपका एनटी के ऊपर था, ठीक है। और अगला क्लास आपका आने वाला है जो है वो आपका एसी सर्किट का क्लास आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिलहाल एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है आपका, तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करके चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का जो हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। चलते हैं। आपका पहला सवाल ये देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर। इसके बारे में आपको ज्यादा तो बताने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राइट हैंड रूल जो है आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपका जनरेटर का है, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल आपके मोटर के लिए है। फिलहाल इधर तो आपका ऑप्शन ए सही है, सीरीज मोटर दिया है, ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं रहता है आपका, चाहे सीरीज हो, शॉन्ट हो या कंपाउंड हो। अगर वो वाला डीसी मोटर का अंदर आता है, ठीक है, तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड रूल वर्क करेगा। उसके बाद आपका है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो आपका काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। अगर आपका आया कुछ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, और अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछा है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपका काम करता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सवाल। चलते हैं अगले क्लास, मतलब अगला जो क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड फॉर द डीसी मशीन, ठीक है। इधर थोड़ा मिट गया है, इधर मैं लिख लेता हूँ, व्हिच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड फॉर ब्रोस, ठीक है, ब्रोस इन डीसी मशीन। तो आपको पता है ब्रोस किस में तैयार होता है, ब्रोस कार्बन में ज्यादातर तैयार होता है, कार्बन में, ठीक है। तो कार्बन में अगर तैयार होता है तो उसका ड्रॉप कितना है, कार्बन के लिए 2 वोल्ट ड्रॉप है। फिलहाल तो ब्रोस और भी मेटल में तैयार होता है, जैसे कि आपका कॉपर यूज होता है ब्रोस तैयार होने में, आपका मेटल ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है। कॉपर जहाँ यूज होगा, हर करंट डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगा, ठीक है, करंट रिक्वायरमेंट जो जहाँ पे ज्यादा होगा उस टाइम आपका कॉपर ब्रश उधर यूज होता है। पर इसका एक डिमेरिट है, कॉपर ब्रश अगर लगाएंगे तो आपका जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर को वो मतलब उस पर फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होने के बाद आपका कम्यूटेटर बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा आपका कॉपर प्रीफर किया जाता है ब्रश के हिसाब से। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है आपका, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द योक ऑफ ए डीसी मशीन। योक के बारे में पता है, योक जो आपका पोल स्टैंपिंग को होल्ड करते रहते हैं, मतलब ये है पोल, ठीक है, ये सब पोल स्टैंपिंग है ना। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है। ये जो टोटल पार्ट है ये है आपका योक। जो ऊपर का पार्ट है जो कि आपको पोल स्टैंपिंग को होल्ड करके रहता है, इसको बोलते हैं योक। तो योक कौन सा मटेरियल में पूछा गया है, योक आपका कास्ट आयरन में तैयार होता है, ठीक है, जो कि आपका पोल स्टैंपिंग को होल्ड करता है और आउटर मोस्ट में मैकेनिकल जो सपोर्ट देता है वाइंडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। कम्यूटेटर सेगमेंट इज मेड अप ऑफ। तो इसके बारे में बताने से पहले दो चीज आपको बता देता हूँ, पहले ये आप ध्यान में रखिए, कम्यूटेटर कैसे फॉर्म होता है। आपका जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पहले कैसे फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटर क्या है आपका, दो तरह का है, एक है आपका स्प्लिट रिंग और एक है आपका स्लीप रिंग, ठीक है। कम्यूटेटर कैसा फॉर्म होता है, नंबर ऑफ स्प्लिट रिंग, मतलब अगर आप इसको एक कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर में कुछ इस तरह से सेगमेंट होगा, कम्यूटेटर में इस तरह का सेगमेंट होगा ना, हर एक सेगमेंट, ये जो एक सेगमेंट है, ठीक है, ये आपका वन स्लिप रिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्प्लिट रिंग लिख लेता हूं इधर,
नंबर ऑफ स्प्लिट रिंग कुछ जब मैं मिला लेता हूँ तो ये एक आपका कम्यूटेटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो स्प्लिट रिंग यूज होता है ना, इन दोनों का जो सेगमेंट, दोनों स्प्लिट रिंग मिलाएंगे, मिलाने के जो अंदर का जो सेगमेंट, इसमें आप माइका पुट करते हैं आज इंसुलेशन। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग के बारे में क्लियर हो गया। स्प्लिट रिंग क्या करता है, वो एसी से डीसी कन्वर्सन करता है, इसलिए हम कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। तो कम्यूटेटर को इसलिए हम मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। और जो स्लीप रिंग के बारे में बताता हूँ, स्लीप रिंग जो है वो आपका यूज होता है ऑल्टरनेटर में। अल्टरनेटर मतलब आपका जो आर्मेचर में जो एसी प्रोड्यूस होता है वो एसी से एसी को ही कन्वर्सन करेगा। ठीक है, एसी से एसी को ही कन्वर्सन करेगा, बट आपका जो कम्यूटेटर है वो एसी से, आर्मेचर में एसी प्रोड्यूस होता है ना, डीसी को कन्वर्सन करेगा कम्यूटेटर। ठीक है, चलते हैं आगे। हिस्टेरेसिस लॉस इन ए डीसी मशीन इज डिपेंड। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेड ऑफ द आयरन, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद बोला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल। ठीक है, फिलहाल तो सारे के ऊपर डिपेंड करता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में अगर मैं बताऊंगा आपको तो होगा आपका बी मार्क्स टू द पावर 1.6। ठीक है, एफ बी मार्क्स टू द पावर 1.6, बी है आपका जो फ्लक्स डेंसिटी। 1.6 ये किस लिए यूज होते हैं, वो ये वाला सवाल बहुत सारे को पता नहीं होगा कि इधर 1.6 हम क्यों पुट करते हैं। 1.6 दोस्तों हम इसलिए पुट करते हैं, आपका जो सिलिकॉन स्टील यूज होता है ना, सिलिकॉन स्टील जो यूज होता है ना लैमिनेशन में, इसके वजह से ही सिर्फ इधर 1.6 आपका यूज होता है। तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी, अगर मैं एडी करंट की बात करता हूँ, एडी करंट की बात करता हूँ, एडी करंट में उस तरह से आपका आ जाएगा स्लिप बी मार्क्स का स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से आपका आ जाएगा एडी करंट का। ठीक है, तो इस सवाल में जो सही आंसर है ये वाला है आपका ऑप्शन डी वाला, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस आपका आयरन का ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलते हैं आगे। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली। ठीक है, तो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट में, कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर का सेगमेंट में आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है वो तो माइका यूज होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया था, दिखा देता हूँ वो वाला सवाल आपको। इस सवाल में देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट आर मेड अप ऑफ। ठीक है, देखिए इस वाला का जो आंसर मैं आपको बता के नहीं गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा कॉपर, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट किस में मेड अप होता है, कॉपर में मेड अप होता है। सेगमेंट के अंदर, दोनों सेगमेंट के अंदर जो है माइका दिया जाता है आपका आज इंसुलेशन। ठीक है, तो कॉपर होगा इसका आंसर। तो ये वाला सवाल का जो अभी बात कर रहे थे, ठीक है, इसका सेगमेंट में क्या यूज होता है पूछा जा रहा है। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, वो है आपका माइका। कंफ्यूज नहीं होना है, कम्यूटेटर का मतलब कम्यूटेटर का सेगमेंट किस में मेड अप है, वो है आपका कॉपर में। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जिस पे इधर लिखा हुआ है बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, वो है आपका माइका। ठीक है, फिलहाल चलते उसका उसके बाद का सवाल, shows the region of the sparking at ब्रोस of a डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में ब्रोस के ओर से स्पार्किंग क्यों यूज है, मतलब स्पार्किंग क्यों होता है। जो भी प्रैक्टिकल केस में देखे होंगे, जब आपका जो फ्रेम के अंदर जहाँ पे कार्बन ब्रश लगा होता है उधर आप थोड़ा स्पार्किंग होता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, इस तरह से होता है ना, ये है का कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के ऊपर इस तरह से ब्रश प्रोवाइड हुआ होगा, तो ब्रोस में इधर स्पार्किंग जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, क्योंकि अगर आपका
कम्यूटेटर सरफेस डाटी रहेगा, मतलब कोई भी अगर मतलब डाटी सरफेस रहेगा, मतलब अगर ये वाला जो ब्रोस है, ब्रोस अगर घट के उसका जो डस्ट पार्टिकल जो है उधर अगर प्रेजेंट रह जाएगा ना, इसलिए उधर स्पार्किंग ज्यादा जनरेट होगा। इसलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। डाटी योक ये तो नहीं होगा, डाटी पोल कोर ये भी नहीं हो सकता है, डाटी आर्मेचर कोर तो नहीं होगा, डाटी कम्यूटेटर। तो डाटी कम्यूटेटर जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले सवाल का ये है आपका सही आंसर। चलते हैं अगला सवाल पर। लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जनरेटर गिव द रिलेशन बिटवीन। लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर में जो कर्व प्रोवाइड करता है इसके बारे में पूछा गया है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मशीन का हर कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल ये तो आपका होमवर्क रहा। चलते हैं आगे। If the flux per pole of a DC generator is halved, but the speed is doubled, the generator EMF will be। क्या बताया गया है, फ्लक्स जो है आपका हाफ हो रहा है और स्पीड डबल हो रहा है, तो जनरेटेड EMF किस तरह से होगा। तो पहले आपको इजी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जनरेटेड EMF का फॉर्मूला है NP/Z बाई 60A। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, ये तो पता है। N फॉर स्पीड, P फॉर पोल, 5 फॉर फ्लक्स, Z फॉर नंबर ऑफ कंडक्टर, F फॉर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये आपका वेरी होता है लाभ और वेव को लेके। लाभ में क्या होगा, लाभ में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, वेव में आपका सिर्फ 2 होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, सिर्फ फंडामेंटल चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं आपका जो रीजन दिया गया है इधर क्या दे रहा है कि फ्लक्स को हाफ किया जा रहा है, मतलब NP फाई जो है फाई को हाफ किया जा रहा है, और क्या बोल रहा है आपका स्पीड को डबल किया जाता है, मतलब 2n किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करने से क्या होगा, ये वाला जो नीचे का 2, ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब फाइनल सोल्यूशन सेम ही रहेगा पहले की तरह, इसलिए ऑप्शन जो है रिमेन सेम, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, चलते आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। द लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर, द सोन फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल विथ। तो कंपाउंड जनरेटर ज्यादातर 2 तरह का होता है। ठीक है, एक है आपका लॉन्ग शॉट, दूसरा है आपका शॉर्ट शॉट, दूसरा है आपका शॉर्ट शॉट। ठीक है, मैं फिलहाल आपको इधर क्यूमुलेटिव कंपाउंड का बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का बताता हूँ। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का अगर लंक्शन की मैं बात करता हूँ, लंक्शन का कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा लॉन्गसन का। ठीक है, तो शॉर्टसन की बात करता हूँ। शॉर्टसन भी कुछ ज्यादा इतना डिफरेंट नहीं आएगा, सिर्फ आपका जो सोन फील्ड है वो थोड़ा इस तरह से रह जाएगा, ये होगा आपका शॉर्टसन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन लॉन्गसन कंपाउंड जनरेटर द सोन फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल विथ। तो लॉन्गसन कंपाउंड में ये रहा लॉन्गसन कंपाउंड आपका, तो सोन फील्ड किसके किसके साथ पैरेलली है, आपका आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ। तो देखिए ऑप्शन में आर्मेचर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी में क्या दिया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया सही। देख सकते हैं इधर सीरीज फील्ड और आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर शॉर्टसन में पूछा होता तो शॉर्टसन में सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट है। चलते हैं आगे। द पोल्स ऑफ ए डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज मेड अप ऑफ। पोल्स किसमें मेड अप होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में वो होता है आपका रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो है लॉसेस कम रहता है रेसिडुअल मैग्नेटाइजिंग मटेरियल में, क्योंकि वो कंटेंट के रहता है, तो इसलिए आपका ज्यादा प्रिफर होता है रेसिडुअल मैग्नेटिक मटेरियल। आगे चलते हैं। द ब्रोस आर इन डैश से। ठीक है, ब्रोस कौन सा शेप है, मैं थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से बता गया कि ये कम्यूटेटर है, ये होगा ब्रोस, ये होगा ब्रोस। ठीक है, तो ऑप्शन देके आप बता सकते हैं ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल, स्क्वायर। देखिए
स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बीच में आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में ही आपका ब्रोस रहता है। ब्रोस कुछ आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है, यहाँ से पिगटेल बाहर की ओर जा गया होगा। तो स्क्वायर शेप में कभी नहीं रहता है आपका ब्रोस। सबसे प्रीफर क्या होता है, रेक्टेंगुलर। तो ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द ईएमएफ ऑफ ए जनरेटर डिपेंड ऑन, ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड है? मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले जो बता के गया था जनरेटर ईएमएफ का फॉर्मूला, उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। NP/Z/60A, ठीक है। तो स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है, पोल के ऊपर डिपेंड रहता है, फाई के ऊपर डिपेंड रहता है और नंबर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो क्या होगा, ईएमएफ जो जनरेटर का डिपेंड किसके ऊपर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कम्यूटेशन दिया गया है, स्पीड दिया गया है, ग्रॉस कॉन्टैक्ट। देखिए ऑप्शन में स्पीड दिया है, मैं इधर बता के गया कि स्पीड के साथ डिपेंड होता है। तो ऑप्शन सी इधर सही आंसर होगा। ये ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो है आपका स्पीड के ऊपर, ठीक है। फिलहाल आगे के सवाल देखते हैं। रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ फील्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ फील्ड द साउंड जनरेटर, अगर सीरीज फील्ड के साथ रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट होता है तो साउंड जनरेटर में क्या इफेक्ट होता है? तो फिलहाल साउंड जनरेटर का एक डायग्राम हम याद कर लेते हैं। ये होगा आपका साउंड जनरेटर का डायग्राम। डायग्राम के बारे में सबको पता होगा। डायग्राम अगर आप क्लियर है तो आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। ये आप लूट मान लीजिए, ठीक है। तो बताया क्या जा रहा है कि अगर सीरीज फील्ड कनेक्टेड सीरीज विद द फील्ड ऑफ ए साउंड जनरेटर, मतलब फील्ड के साथ अगर मैं सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगवा देता हूं तो क्या होगा? तो सीरीज सर्किट का जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? साउंड फील्ड की ओर करंट घट जाएगा। अगर उधर करंट घटेगा, ठीक है, साउंड फील्ड में अगर करंट घटेगा तो करंट घटने का मतलब उधर आपका हाई मतलब फ्लक्स जनरेशन जो है, फ्लक्स जनरेशन भी आपका घट जाएगा। अगर फ्लक्स जनरेशन घट जा रहा है तो फॉर्मूला के बाद चलते हैं, NP/Z/60A, ठीक है। अगर आपका फ्लक्स घट रहा है तो आपका ईएमएफ भी घट जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ डायग्राम के बारे में देखिए। अगर साउंड फील्ड में आपका डिक्रीज हो रहा है करंट, तो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब फ्लक्स उधर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। फॉर वेव वाइंडिंग द एवरेज पिच मोस्ट बी, ठीक है। वेव वाइंडिंग में आपका एवरेज पिच मोस्ट भी क्या हो सकता है? वो ओड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज पिच निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको तो पता होगा, YB मतलब बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, ठीक है। YF डिवाइड बाई 2, ये प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह सा हो सकता है, ठीक है। तो इधर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ओड हो सकता है और इवन भी हो सकता है। चलते हैं आगे। इन मशीन द नंबर ऑफ पोल n is the number of speed and RPM and frequency is generated, the EMF is equal to, ये तो आपको पता होगा। जैसे कि एक फॉर्मूला था n is equal to 120F/P, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अगर निकालने चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलेगा? NP, क्योंकि P इधर आपके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, NP/120। तो NP/120 जहाँ है वो वाला आपका सही आंसर। ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट मोस्ट बी, ठीक है। तो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है आपको तो पता है, दो ही रहता है। वो आपका है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। मतलब सही आंसर क्या है? आइदर बी और सी। तो आपको पता होना चाहिए कि लैप किस में होता है, वेव किस में होता है। तो लाभ कहाँ होता है? जहां पे आपका, ठीक है, जहां पे आपका करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है। और वेव कहाँ यूज होता है? जहां पे आपका वोल्टेज ज्यादा जाते हैं, ठीक। वोल्टेज ज्यादा पाने के लिए आप वेव वाइंडिंग यूज कर सकते हैं, करंट ज्यादा पाने के लिए आप लैप वाइंडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इन एन आइडियल डीसी जनरेटर द रेगुलेशन इज, ठीक है। आइडियल डीसी जनरेटर में आपका जो रेगुलेशन क्या होना चाहिए, ये आपका है होमवर्क। क्योंकि
होमवर्क बहुत सारे लड़के अब देने लगे हैं, जितना आप होमवर्क देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, तो होमवर्क इस तरह से देते चलिए। ये वाला सवाल का आंसर जरूर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। अगली बार एसएससी जेईई में ये वाला सवाल गिरा था, ठीक है, एसएससी जेईई में ये वाला सवाल गिरा हुआ था, तो हल्का में मत लेके आपका इसका आंसर दीजिए। चलते आगे। ए कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन, ए कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर का जरूरत क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते क्या दिया गया है। रिड्यूसेस द पावर लॉसेस इन आर्मेचर, रिड्यूस द पावर लॉस इन फील्ड सर्किट, कन्वर्ट इंड्यूस एसी आर्मेचर वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। देखिए थोड़ी देर पहले बताया क्या आया था, ये वाला सवाल भी इधर गिरा हुआ है। सवाल ज्यादा डीसी जनरेटर में से इस तरह सा सवाल रहता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्या दिया गया है, ओसीसी। ओसीसी के बारे में किन किन को पता नहीं है, ठीक है। ओसीसी जो है आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ओसीसी इन डीसी जनरेटर इज सिमिलर टू ऑल टाइप ऑफ जनरेटर, इज डिफरेंट टू डिफरेंट। ये तो नहीं होगा, देखिए पहला ऑप्शन जो सही है, क्योंकि ओसीसी जो है, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक हर के लिए समान, मतलब आप सीरीज ले सकते हैं या शॉन्ट ले सकते हैं या कंपाउंड लीजिए। ओसीसी जो कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, वो हर के लिए सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है। चलते आगे। टोटल लॉसेस इन प्रॉपर्ली डिजाइन 1 किलोवाट डीसी जनरेटर, इट मे बी इन द ऑर्डर ऑफ, ये आपका 50 वाट है, सही आंसर। इसको रट्टा मान लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इसको रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये वाला सवाल एसएससी जेईई में गिरा हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ। इन केस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। इस तरह सा सवाल में जब जीटीडी का कराया था आपका 50 क्वेश्चन का, उसमें डिस्कशन किया था, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप इसको जरूर करके कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर दाखिल कीजिए। चलते आगे। इन डीसी जनरेटर द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन पोल फ्लक्स इज, ठीक है। इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन पोल फ्लक्स इज यूज्ड, फ्लक्स इज टू। आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है। इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट, सॉरी इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ऑन द फील्ड फ्लक्सेस, ठीक है, जो बैक ईएमएफ आपका एक्ट करता है ना। तो फिलहाल इस सवाल का देखिए आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है आपका रिड्यूस इट, ऑप्शन बी में दिया गया है डिस्टोर्ट इट, ऑप्शन सी में दिया है रिवर्स इट। रिवर्स किस तरह से होगा भाई, आर्मेचर रिएक्शन कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो सही आंसर है, मतलब इन दोनों को मिला के जो फिलहाल फाइनली जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलते आगे। ये क्या क्या दिया गया है, ए लैप ऑन डीसी मशीन हैज 200 कंडक्टर एंड 4 पोल, द वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर इज 2 वोल्ट, द मशीन विल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ, ठीक है। तो आपके पास क्या बताया गया है कि जेड आपके पास है 200, वोल्टेज एक कंडक्टर में कितना प्रोड्यूस होता है 2 वोल्ट, मतलब 200 कंडक्टर में आपका कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 400 वोल्ट आपका प्रोड्यूस होगा। पूछा क्या गया है, द मशीन विल जनरेटेड द वोल्टेज ऑफ। तो इसमें से लेके आप सिर्फ 400 वोल्ट नहीं बता सकते, क्योंकि उधर डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के ऊपर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए 4 पोल दिया गया है और लाभ कोण दिया गया है, मतलब पैरेलल पाथ कितना होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल, ठीक है। सो डिवाइडेड उल्लाप में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, मतलब पोल अगर 4 है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कितना होगा 4। तो सिंपली इधर 400 में अगर आप 4 डिवाइड कर देते हो वो आता है 100 वोल्ट, जो कि आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए में दिया गया है वो, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वाला प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने में। चलते हैं आगे। नॉर्मली थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ द आर्मेचर कोर, ठीक है। थिकनेस, लैमिनेशन का थिकनेस के बारे में पूछा जाता है, वो है आपका ऑप्शन सी 0.5 mm। चलते आगे। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक,
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर गिव द रिलेशन बिटवीन। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में आपके बात करता हूँ। अगर डीसी जनरेटर इस तरह सा है, साउंड का ले लेते हैं, साउंड का, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटर मोस्ट में, देखिए आउटर मोस्ट में ये रहेगा आपका वी, ठीक है, ये रहेगा आपका आईएल जो लोड करंट। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके ऊपर होगा, वोल्टेज और लोड करंट के ऊपर। देखते हैं वोल्टेज और लोड करंट कहाँ दिया गया, इधर फील्ड और आईआर दिया गया, ये तो नहीं होगा। देखिए ये वाला दिया है वोल्टेज और करंट, मतलब ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर इन डीसी जनरेटर। आर्मेचर कंडक्टर में कौन सा प्रोड्यूस होता है, थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये नहीं करने वाला मैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसको ही बता के आया हूँ कि आर्मेचर कंडक्टर में कौन सा प्रोड्यूस होगा। फिलहाल तो ये सबको पता ही होगा। चलते आगे। द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए 6 पोल लापून डीसी जनरेटर आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, क्या बताया गया है, द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ 6 पोल लापून जनरेटर आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो मैं बताया था कि अगर लाप में है तो नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा, मतलब 6 पोल, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा, 6। ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन डीसी जनरेटर, इन डीसी मशीन, द एंगल बिटवीन द स्टार्टर एंड रोटर फील्ड इज। ठीक है, स्टार्टर फील्ड और रोटर फील्ड के अंदर जो एंगल कितना रहता है, ये रहेगा आपका स्टार्टर फील्ड, अंदर जो रहेगा आपका रोटर फील्ड। तो स्टार्टर फील्ड और रोटर फील्ड में जो एंगल क्रिएट होता है वो हर वक्त आपका 90 डिग्री रहता है। इस वाला सवाल को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरा सवाल। इक्वलाइजिंग कनेक्शन आर रिक्वायर्ड। इक्वलाइजिंग कनेक्शन आर रिक्वायर्ड पैरेललिंग टू। ठीक है, इक्वलाइजिंग कनेक्शन किस लिए यूज होता है और किसको पैरेलल करने के लिए यूज होता है। देखिए डीसी जनरेटर क्या बता रहा था कि इधर इक्वलाइजर बार साउंड जनरेटर में यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। तो फिलहाल ये आपका लास्ट सवाल था। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन पे। अगले सेशन से मिलने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे आपका एग्जाम हर दिन कंडक्ट हो रहा है, आप उधर एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल क्लास इस तरह चलता रहेगा क्योंकि टाइम भी बहुत आपके पास कम है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक फिलहाल करके जो 3 फेज इंडक्शन मोटर टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से बहुत सारे गिरने के भी चांसेस है। और एक चैप्टर है वो आपका एसी सर्किट और दूसरा एक चैप्टर है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो तीनों चैप्टर क्या क्या रह गया, एक है आपका एसी सर्किट का, दूसरा है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक रहेगा इंडक्शन मोटर। इन तीनों चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आपका आएगा। तो फिलहाल अगला क्लास एसी सर्किट या एमआई या इंडक्शन मोटर में से एक ही क्लास होगा आपका, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिलहाल चाहूंगा उस क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करवा सकता हूँ। तो आज की क्लास दोस्तों यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय भारत।